हम जानने वाले हैं कि एंटिटी एनोटेशन की वर्किंग क्या होती है। तो आज से आपको क्लियर हो जाएगा कि एंटिटी एनोटेशन की वर्किंग क्या होती है और एंटिटी क्लास बनाते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने जैसा कि हमारी एनोटेशन वाली वीडियो में स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के बारे में समझा था कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जो है 3 कॉन्फ़िगरेशन से मिलकर बनती है, 3 एनोटेशन से मिलकर बनती है। सबसे पहली कॉन्फ़िगरेशन जो कि कॉन्फ़िगर कर देती है हमारे पूरे प्रोजेक्ट को। फिर इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जो कि ऑटोमेटिकली ऑल कॉन्फ़िगरेशन को इनेबल करती है। एंड कंपोनेंट स्कैन, हम जितने भी कंपोनेंट बनाते हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली जो है स्कैन हो जाते हैं। लेकिन हमको ये तीनों एनोटेशन यूज़ करनी है, तो ये तीनों की तीनों एनोटेशन एक ही एनोटेशन में होती है जो कि है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन। और ये मेन मेथड है, जैसा कि हम जावा में पढ़ते आए हैं शुरुआत से कि मेन मेथड जो है एग्जीक्यूशन पॉइंट होता है हर एक जावा प्रोग्राम का। तो अगर हम इसके ऊपर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन लगा लेते हैं तो यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा और सारे के सारे कंपोनेंट तो स्कैन होंगे ही सही और सारी की सारी चीज़ें ऑटो कॉन्फ़िगर हो जाएगी। यही मेन मेथड का कार्य है। और हमको ये सारी चीज़ें जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। और अब हम समझते हैं कि एंटिटी क्लास को बनाना कैसे है। तो हमने पुरानी एंटिटी पैकेज बना रखा था एग्जांपल के लिए, तो हम उसको पहले डिलीट कर लेंगे। हमको उसको डिलीट करना होगा और हम न्यू से बनाएंगे क्योंकि हमको शुरुआत से सीखनी है सारी चीज़ें। जैसा कि हमने इसको डिलीट कर लिया है, अभी हमने इसको डिलीट कर लिया है। और हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि सारे के सारे जितने भी पैकेज होते हैं वो रूट पैकेज को पहले लिखा जाता है और उसके बाद बनाए जाते हैं, मतलब रूट पैकेज के अंदर बनाए जाते हैं। तो हम पहले जितने भी पैकेज बनाएंगे वो सारे के सारे रूट पैकेज के अंदर होंगे, सारे के सारे इसके सब पैकेजेस होंगे। तो हमको इस पे क्लिक करना होगा। हमको हमने जब प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तब हमने समझा था कि हम ये पैकेज क्यों बना रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे पैकेजेस जो हैं उनका नाम इसी से शुरू होगा और ये एक रूट पैकेज रहेगा। लेकिन इसके अंदर कोई भी क्लास नहीं बनेगी, हम अलग से पैकेज बनाएंगे और उसके बाद क्लास बनाएंगे। तो हम इसके अंदर एक पैकेज बनाते हैं एंटिटी नाम का। तो सबसे पहले हमको इसके ऊपर राइट क्लिक करना होगा, उसके बाद राइट क्लिक करना होगा, देन हमको क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद हमको एक नया पैकेज बनाना है, जिसका नाम हमारा रूट फोल्डर से स्टार्ट होगा। एंड देन हमको मान लो एंटिटी पैकेज बनाना है तो हम उसका नाम देंगे एंटिटी पैकेज का नाम दे दिया। अब हमको इसके अंदर रूट पैकेज के अंदर खाली जो है मेन क्लास ही होती है, ये बात याद रखिएगा। इसके अंदर आप कोई भी क्लास मत बनाइएगा। ओके, रूट फोल्डर के अंदर खाली मेन क्लास होती है, मेन पैकेज, मेन मेथड होती है और जहाँ से अपने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, अन्यथा और कोई दूसरी क्लास नहीं होती है। तो हमको अब इसके अंदर क्लास बनानी है, हमारी एंटिटी क्लास बनानी है, तो हमको राइट क्लिक करके न्यू पे आ जाना होगा। देन हमको क्लास क्रिएट करनी होगी जिसका नाम हम रखेंगे टू डू। तो हम यहाँ पे टू डू नाम रखते हैं इसका और हम अपनी क्लास के अंदर आते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे एक क्लास क्रिएट हो चुकी है जो कि टू डू नाम से क्रिएट हुई है। और अगर हमको इसकी टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट करनी है तो हमने कॉन्फ़िगरेशन वाली वीडियो में पढ़ा था, हमने एनोटेशन वाली वीडियो में पढ़ा था कि हम जब भी किसी क्लास के ऊपर एंटिटी लगाते हैं तो उसकी टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। तो हम यहाँ पे एंटिटी एनोटेशन लगा देते हैं जो कि जकार्ता परसिस्टेंट एंटिटी से आ रही है। एंड देन ये इसका नाम है, जो कि हम जो भी क्लास का नाम देंगे सेम टू सेम उसी नाम से हमारे डेटाबेस में टेबल क्रिएट होगी। अगर हम यहाँ पे टू डूज कर देते तो हमारी टेबल जो है टू डूज नाम से क्रिएट होती।
ये बात आपको समझनी है। और हर एक एंटिटी क्लास के पास एक यूनिकली आइडेंटिफाइड आईडी होती है जो कि ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती है। आई होप आपको ऑटो इंक्रीमेंट के बारे में पता होगा। मतलब कि सारी की सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, यानी कि उसकी आईडी जो है ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। तो हमको जब भी हम कोई भी क्लास बनाते हैं, एंटिटी क्लास बनाते हैं, तो उसके अंदर आईडी फील्ड तो देनी ही है। तो हम इन आईडी एनोटेशन लगाते हैं जो कि जावा परसिस्टेंट आईडी से आ रही होगी। एंड देन इसका जनरेटेड वैल्यू देनी होगी कि वो किस टाइप की रखनी है, हमको ऑटो इंक्रीमेंट करवानी है या नहीं करवानी है, या किस टाइप से इंक्रीमेंट करवानी है। तो हम जनरेटेड वैल्यू लेते हैं, देन उसकी स्ट्रेटजी सेट करते हैं। इसकी मदद से हमारी जो वैल्यूज़ है सारी की सारी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रही होगी। सॉरी। हम यहाँ पे स्ट्रेटजी सेट करेंगे एंड स्ट्रेटजी जो सेट करेंगे, हम जनरेशन टाइप डिफाइन करेंगे, जनरेटेड टाइप डिफाइन करेंगे, जिसकी मदद से हम उसको टाइप दे सकते हैं कि किस तरीके से हमको इंक्रीमेंट करवाना है। हम सिक्वेंशियली करवा सकते हैं, सिक्वेंशियली करेंगे तो सीक्वेंस में आएगी, आइडेंटिटी करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगी वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम रखेंगे अब प्राइवेट 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 इंट आईडी। तो हम जो भी यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम रखेंगे, सेम टू सेम जो है हमारे लिए डेटाबेस टेबल में उसका नाम, उसके कॉलम का नाम वही का वही बनेगा। तो हमको यहाँ पे लिखना होगा प्राइवेट इंट आईडी, क्योंकि हमको उसकी आईडीज़ जनरेट करवानी है। तो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसको गलत लिख दिया है। हमको यहाँ पे लिखना होगा जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी। जैसे ही हम आइडेंटिटी करेंगे, इससे क्या होगा, हमारी सारी की सारी आईडीज़ जो है ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगी। एक आईडी के बाद हमको खुद से आईडी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमको खाली दूसरी फील्ड देनी है, उस फील्ड की वैल्यू ऑटोमेटिकली आएगी। तो हमको यहाँ पे एक और फील्ड बनानी है प्राइवेट स्ट्रिंग टू डू, जिससे हम टू डू बना सके, हम कोई भी जो भी कार्य कर रहे हैं वो बना सके। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने प्राइवेट स्ट्रिंग टू डू बना लिए। अभी तक हमारे पास दो वेरिएबल्स है आईडी और टू डू, जिनके लिए हमारी डेटाबेस टेबल में टेबल क्रिएट होगी और उन दोनों का नाम रहेगा, एक आईडी रहेगी और एक टू डू रहेगा। तो अब हमको इनका कंस्ट्रक्टर बनाना होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे तो इनका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नहीं होगा, इसलिए हमको इसका कंस्ट्रक्टर बनाना होगा, पैरामीटराइज और दोनों बनाना होगा। तो यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और बना लेते हैं। यहाँ पे हमको सोर्स पे आना होगा और इनके गेटर सेटर बनाने होंगे। तो हम जनरेट गेटर सेटर पे क्लिक करेंगे और गेटर सेटर भी बना लेंगे, क्योंकि ये प्राइवेट वैल्यूज़ है। तो हमको इनको, हम यहाँ पे सोर्स पे आएंगे और जनरेट गेटर सेटर पे क्लिक करेंगे एंड गेटर एंड सेटर जनरेट करवा लेंगे। क्योंकि ये प्राइवेट वैल्यू है तो इनको सेट और गेट करने के लिए हमको इनके लिए मेथड्स बनानी पड़ेगी, ताकि हमारा डेटा भी प्रोटेक्टेड रहे और इनको हम जब चेंज करना चाहें तो इन सेट और गेट की मदद से चेंज कर पाएँ, और सेट की मदद से सेट कर पाए वैल्यूज़ को और गेट की मदद से गेट कर पाएँ। तो हम टेबल का नाम अगर हमको चेंज करना है तो हम टेबल एनोटेशन लगाते हैं, जिसके अंदर हम नेम लिखते हैं और हमको जो भी टेबल का नाम रखना होता है वो नाम देते हैं। लाइक हमको वैसे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होती है टेबल का नाम, वो जो है क्लास के नेम से होती है, लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं टेबल एनोटेशन से। हम नेम इक्वल टू टू डूज दे देते हैं, तो हमारी टेबल का नाम टू डूज हो जाएगा। ठीक है, तो टू डू हो जाएगा।
अब आप देख सकते हैं हमने दो फील्ड ले रखी, आईडी और टू डू। तो यही फील्ड जो है हमारी डेटाबेस टेबल में कॉलम के रूप में क्रिएट होगी। तो हमको यहाँ से रन कर लेना होगा एप्लीकेशन को। एंड हम जैसे ही रन करेंगे तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि रन करने से पहले की कंडीशन क्या थी। हमारा डेटाबेस है टू डू लिस्ट, जिसमें अभी तक कोई भी टेबल क्रिएट नहीं हुई है। लेकिन अभी हमने क्या किया है, एंटिटी क्लास बनाई है और उसके ऊपर एंटिटी एनोटेशन लगाई है। तो उसकी मदद से हम ऑटोमेटिकली स्प्रिंग बूट की सहायता से डेटाबेस में कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से प्रोजेक्ट को रन करेंगे और जैसे ही हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो हमको कुछ कंसोल पे दिखता है। जैसे कि हमको ये क्वेरी दिख रही है, क्रिएट टेबल वाली क्वेरी दिख रही है। इसका मतलब हमारी टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुकी है। क्यों ऐसा क्यों हमको ये क्वेरी क्यों दिखी यहाँ पे, क्योंकि हमने जो है प्रॉपर्टीज़ में 100 एसक्यूएल को ट्रू कर रखा था, इसलिए हमको ये क्वेरी दिखी। और हमने जो टेबल का नाम यहाँ से चेंज किया था वो नाम हमको यहाँ पे दिख रहा है। हमने जो टेबल एनोटेशन की सहायता से जो नाम रखा था टेबल का, वही नाम हमको यहाँ पे दिख रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं हमने टेबल एनोटेशन में भी यही नाम रख रखा है, टू डू। वरना इससे पहले अगर हम टेबल एनोटेशन नहीं देते तो टू डू ही रहता, लेकिन अब टू डूज हो जाएगा उसका नाम। अब उसका नाम जो है चेंज हो जाएगा, डेटाबेस टेबल का नाम जो है चेंज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे टू डूज दिख रहा है और टेबल का नाम भी हमने टू डू ही रखा था। मतलब अभी तक प्रॉपरली वर्क कर रहा है। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं, जैसा कि हमने पहले चेक किया था तो डेटाबेस टेबल का नाम नहीं आ रहा था और अब आ रहा है, क्योंकि उस एंटिटी एनोटेशन की मदद से यहाँ पे जो है टेबल क्रिएट हो चुकी है। और इसकी भी वही की वही फील्ड रहेगी जो कि हमने वेरिएबल नेम दिए थे उस क्लास में। सो ये सब था इस वीडियो में।